राम राम। आप सबका स्वागत है अपने शून्य स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आप सबको पता होगा कि अपनी टेस्ट सीरीज जो है वो एक अपनी इस मंडे से स्टार्ट हो चुकी है। आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर अपना एक मेंटरशिप का प्रोग्राम अपलोड किया है, वो भी आपने देख लिया होगा। तो जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है वो अपन नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसी की गाइडलाइंस के लिए और जो टेस्ट सीरीज है उसकी गाइडलाइंस के लिए ये आज हम यहाँ पर लाइव आए हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ जो अपने आरएस के अंदर अपने टेस्ट सीरीज है उसका पहला टेस्ट तो जो है वो कल हुआ है। वो उसके अंदर कंप्लीट हिस्ट्री का टेस्ट रखा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मंडे को टेस्ट होगा वो कंप्लीट ज्योग्राफी का टेस्ट रखा है। तो जो कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट ज्योग्राफी के 2 टेस्ट हो चुके हैं। सेकंड टेस्ट के बाद में जो अपना मेंटरशिप प्रोग्राम या डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले बता देता हूँ कि पहले 2 टेस्ट में ये क्यों नहीं किया या फिर क्यों नहीं कर पाए। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान होना चाहिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक तो कि कौन से सब्जेक्ट से आरएस मेंस के अंदर कितने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। सेकंड, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट के वो भी अपने नॉलेज में पढ़ाई करते समय होने चाहिए। जब बात करते हैं अपने एवरेज मार्क्स की, सबसे पहले मैंने पीडीएफ फाइल आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर ही रखी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स के तो 65 मार्क्स के आते ही हैं। फिर जनरल साइंस की बात करें तो अपने 2016, 18 और 21 के जो है वो 45 मार्क्स का एवरेज रहा है। इंडियन पॉलिटी 38, इंडियन इकोनॉमी 31 मार्क्स, राजस्थान जियोग्राफी 29, मॉडर्न हिस्ट्री 26, राजस्थान इकोनॉमी 25, इंटरनेशनल रिलेशंस 22, अपने राजस्थान हिस्ट्री 21 और उसके बाद में अपने छोटे वाले सब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं जो पिछले 2016 और 18 के अंदर तो एक एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, लेकिन 2023 में करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक वैसे ही एनवायरमेंट अब आजकल अपने सिलेबस में है नहीं। मिडाइवल हिस्ट्री एवरेज बन रहा है अपना 4 नंबर का। 2016 में तो एक 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, 18 में एक भी नहीं आया और अपने 2021 के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक वैसे ही अपने राजस्थान साइंस से भी 2 क्वेश्चन आए हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी, एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री इन सब का एवरेज देखें तो किसी में 13 नंबर है, 10 नंबर है और 8 नंबर का एवरेज बनता है। ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो जो अपना हिस्ट्री है कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो अपने अपने क्लियर किया है। प्री के अंदर कट ऑफ भी काफी आई रही है और कट ऑफ जो है वो 100 प्लस रही है। जब आपने प्री के अंदर 100 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं इसका सीधा सा मतलब है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी काफी अच्छे से कर ही लिया होगा। फिर दूसरी बात करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर जो अपने एवरेज मार्क्स आते हैं, चाहे आपने बहुत ज्यादा तैयारी की है या फिर आपकी नॉर्मल तैयारी रही है, तो जो है वो 25 टू 40 मार्क्स के बीच में वेरी करते हैं। मीन्स नॉर्मली आपके या तो 25 से 40 के बीच में नंबर आ जाएंगे। तो आप कितना ही मेहनत कर लें, 40 से ऊपर स्कोर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं हमारे पास में क्या है, लिमिटेड टाइम है। मेंस की डेट आ चुकी है जो कि अपने 27-28 जनवरी को है। तो इसी दौरान अगर हिस्ट्री को अपने 4 टेस्ट में कवर करें या ज्योग्राफी को भी 2-3 टेस्ट में कवर करें, इससे अच्छा मैंने सोचा कि अपना जो शेड्यूल बनाया जाए उसके अंदर उन सब्जेक्ट्स को कवर किया जाए जो प्री के अंदर बहुत अच्छे से नहीं किए गए हैं और जिनका जो है रेंज भी वेरी कर सकती है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो साइंस को देखते हैं। साइंस का प्री का सिलेबस अलग है, मेंस का सिलेबस अलग है। टेक्नोलॉजी में तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत प्री और मेंस का सिलेबस मिलता जुलता है, लेकिन अगर यदि अपन प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनके मार्क्स को कंपैरिजन करें तो साइंस के अंदर जो है लोगों के 70 नंबर के साइंस का पेपर होता है, उसमें जो है 10 से लेकर के 50 के बीच में लोग स्कोर किया है। अगर यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं तो 50 तक पहुंच सकते हैं और मेहनत नहीं करेंगे, एवरेज मेहनत करेंगे तो 10 नंबर भी आ सकते हैं और इवन 10 से कम भी आ सकते हैं। ठीक वैसे ही बात करें अपने सारे स्मॉल सब्जेक्ट्स की, तो जो अपने 6 स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर भी जिन्होंने भी आरएस मेंस पहले दे रखा है या फिर आपके कोई रिलेटिव जो आरएस मेंस दे चुके हैं, तो हम उनसे भी पूछ सकते हैं कि यूजुअली क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होते नहीं है, बढ़िया पढ़ते नहीं है, 20-20 नंबर का सोच करके इनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो है वो यूजुअली लोगों के 2 मतलब कि 3-4 नंबर से लेकर के 12-13 नंबर तक आते हैं। तो यहाँ पर भी लगभग 50 6 सब्जेक्ट्स की बात करें तो अपने लगभग 50 से 60 नंबर को जो अपन इम्प्रूव कर सकते हैं।
ठीक वैसे ही साइंस में भी अच्छे खासे नंबर को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो जाने के बाद आप कंप्लीट हिस्ट्री कर लें। नेक्स्ट टेस्ट अगले मंडे को है, तो उस मंडे तक अपना कंप्लीट ज्योग्राफी हो जानी चाहिए। ज्योग्राफी का जैसे ही काम अपने कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं शाम के समय ज्योग्राफी, जो जिस दिन ज्योग्राफी कंप्लीट होगा, उससे नेक्स्ट डे अपना मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं कंटेंट की। एवरेज मार्क्स देख लिए अपन ने। जब भी तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के कितने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। अगर यदि किसी सब्जेक्ट के मार्क्स अच्छे, मतलब वेटेज अच्छा है मेंस के अंदर, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग समय देना चाहिए। या फिर ये कहते हैं कोई सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग है तो उसको भी उसके अकॉर्डिंग वेटेज देना चाहिए। कोई सब्जेक्ट जिसका वेटेज नहीं है, जिसमें बहुत अधिक कंटेंट है, अधिक मार्क्स भी अपन स्कोर नहीं कर पाएंगे, मतलब वो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, तो उसको अपने को लिमिटेड समय देना चाहिए, बहुत अधिक समय नहीं देना चाहिए। सेकंड बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट आप सबके पास में नोट्स होंगे, कोई ना कोई आपके पास में बुक होगी, ऑथेंटिक राइटर की हर सब्जेक्ट की बुक आती है। आप वो सारी की सारी बुक्स पढ़ रहे होंगे या नोट्स पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप चाहे कितनी मेहनत कर लें, पूरे 3 महीने तक जी जान लगा लें, या फिर जो आपके पास में कंटेंट है उसको पूरा याद भी कर लें, तो भी अगर यदि उस कंटेंट में से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपकी मेहनत कोई ज्यादा काम आने वाली नहीं है। तो जो भी हमारे पास में नोट्स हैं, जो भी हमारे पास में बुक है, उसको हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। आप जो भी सब्जेक्ट या जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, अगर यदि उस सब्जेक्ट से, उन नोट्स में से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस नोट्स में कवर हो रहे हैं, तब तो ठीक है, आप उन्हें पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यदि कवर नहीं हो रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सके एक अच्छा सा मटेरियल आप अपने पास में रख लें और उससे आगे की तैयारी करना शुरू कर दें। अब बात करते हैं कंटेंट में, तो कुछ सब्जेक्ट्स बता देता हूं मैं आपको। इकोनॉमिक्स, एथिक्स, और जो अपने 6 स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं। इन 8 सब्जेक्ट्स की तो मेरी इंग्लिश मीडियम की आरबीडी पब्लिकेशन से बुक आपके आ चुकी है। तो आप इस बुक के अंदर इन बहुत ही मैंने पूरी कोशिश की है जितना अच्छे से जो है सारा का सारा कंटेंट कवर किया जा सके। इकोनॉमिक्स के अधिकतर क्वेश्चन अपने इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, तो जो बुक बनाई गई है, जो कंटेंट लिया गया है, वो अपने लेटेस्ट इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। एथिक्स, एथिक्स के अंदर फिलोसफी बेसिस क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस से जो है उनको लेकर के और अच्छे से इसको पूरा का पूरा कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक वैसे ही जो अपने स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के हिंदी के नोट्स मैंने ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। आपके अकाउंटिंग है, सोशियोलॉजी है, स्पोर्ट्स योगा है। हमने देखा है कि अगर यदि आप ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो इसके अंदर यूजुअली जो है मार्क्स आते हैं अपने 3-4, 20 में से 3-4 नंबर आते हैं। और अगर यदि इसको 6 के 6 सब्जेक्ट्स को मिला मिला लिया जाए, तो मुश्किल से हम 25 से लेकर के 30 नंबर को स्कोर कर पाते हैं। तो ये 25 से 30 नंबर कोई बहुत अच्छा स्कोर है नहीं। ये 25 से 30 हम स्कोर क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाते हैं। हम या तो सब्जेक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं या उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। बहुत छोटा सा कंटेंट पढ़ लेते हैं कि ठीक है ये नोट्स हैं, इसी में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन देखते हैं कि उन नोट्स में से आधे क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे, और जो आधे क्वेश्चन बन रहे हैं उन नोट्स में से उनका हम अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहे। अच्छा आंसर क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? कि जैसे मैनेजमेंट के अंदर कोई छोटा सा टॉपिक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि पिछली बार एक क्वेश्चन आया है। अब उस क्वेश्चन का आंसर हम अच्छा नहीं लिख पाए, क्योंकि पहली बात या तो ये हो सकता है कि हमने पढ़ा ही नहीं, या फिर पढ़ा है तो हमने उसके बारे में सिर्फ 20-30 शब्द ही पढ़े हैं। अब 30 शब्द पढ़े हैं, 50 का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके पास में तो कोई स्कोप बचा ही नहीं। अब उसके अंदर आप अपनी क्या क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो? इस तरीके का आंसर जो है पूरा का पूरा ब्लंडर होता है। जो इवैल्यूएटर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, उसको आंसर पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि आपको विषय की कोई समझ नहीं है। ऐसी स्थिति में वो या तो अपने को 0 नंबर देता है, या मुश्किल से आधा या 1 नंबर देता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे कंटेंट को देखें, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर टॉपिक का अपने पास में ठीक-ठाक जो है कंटेंट मटेरियल होना चाहिए। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो वो सभी अपने इस वीकेंड तक ये बुक्स अपने मार्केट में आ ही जाएगी, तो आप अपने मार्केट से इसको खरीद सकते हैं और आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के हैं, तो इन सभी बुक्स का हिंदी ट्रांसलेशन जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। मैनेजमेंट के तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप उन्हें देख सकते हो। आपको, मुझे लगता है आपको नोट जरूर पसंद आए होंगे। अगर यदि आपके पास में इनसे बेहतर मटेरियल है,
तो आप उसे पढ़ें, और अगर यदि मटेरियल बेहतर नहीं है तो आप इन नोट्स को पढ़ सकते हो। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका नोट्स का जैसे ही बनता है, मोस्ट प्रोबेबली जो भी अपने स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं उन सब का तो अपने हिंदी ट्रांसलेशन का नोट्स है वो इस वीकेंड तक मैं डाल दूंगा। बाकी जो बचते हैं उनको सप्ताह या हार्डली 10 से 15 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा कंटेंट अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की। दूसरे सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आईआर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन सब सब्जेक्ट्स के ये सारे सब्जेक्ट्स काफी लंबे टाइम से एक जैसा सिलेबस चल रहा है, कोई सिलेबस में चेंज हुआ नहीं है, तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से हम सबके पास में अच्छे नोट्स होंगे। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट के अंदर, ऑथेंटिक बुक्स हैं, आप उन बुक्स को भी पढ़ सकते हो। अगर यदि नोट्स हैं तो पहली प्रेफरेंस इस वक्त पर नोट्स को दी जानी चाहिए। ठीक है, अगर यदि आपके पास में कोई अच्छी छोटी किताब नोट्स की फॉर्म में मिल जाए तो उस बुक को भी हम पढ़ सकते हैं। तो इसके जो भी अपने पास में आपके पास में जो भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या आपके सेल्फ नोट्स हैं, आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। अगर यदि आपके पास में कोचिंग या सेल्फ नोट्स नहीं है तो सीधी सी बात है, अपने को जल्दी से जल्दी इन नोट्स को अरेंज कर लेना चाहिए, और नोट्स पढ़ना ही इन सब्जेक्ट्स में इस समय पर सबसे सही अप्रोच रहेगी। ठीक है, प्लस बात करते हैं पीएसआईआर, जो पॉलिटिकल साइंस आईआर है। इसके अंदर भी अपने को बहुत सारे कोचिंग के डायनेमिक नोट्स आते हैं, या फिर ये कह दूं कि करंट अफेयर से रिलेटेड नोट्स आते हैं। यहाँ पर अपने इस वक्त पर किसी भी तरीके के करंट अफेयर से रिलेटेड नोट्स पढ़ने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने अभी एवरेज मार्क्स वाले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर अपने जो यूजुअली आरएस का सिलेबस आता है उसके अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम आते हैं। जो अपने स्टैटिक नोट्स हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं उन्हीं को रेफर करें। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक पर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने जो भी स्टैटिक नोट्स हैं केवल उनको पढ़ना है, और किसी भी तरीके का जो भी डायनेमिक मटेरियल आता है, मंथली अपडेट्स आते हैं, ईयरली अपडेट्स आते हैं इन सब्जेक्ट्स के, तो उनको अपने को नहीं पढ़ना है। तो इन सब्जेक्ट्स में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पहली कोशिश करें अपने पास जो नोट्स हैं उनको पढ़ें, नोट्स नहीं है तो जल्दी से जल्दी इनके सब्जेक्ट्स के नोट्स को अपने को अरेंज कर लेना है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस का सिलेबस लास्ट अपने पिछले साल ही चेंज हुआ है, और बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर यदि बात की जाए तो यूजुअली कहते हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके अंदर अपने एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी है, बॉटनी है, और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी है। इन सबको देखते हुए अपने पास में बहुत ज्यादा सबसे अधिक कोई चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहेगा तो वो साइंस ही रहेगा। तो साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं जो अपने एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं, उन सब के नोट्स तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर ही दिए हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। इसके अंदर जैसे अपने पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो जाएंगे, हर्मिसाइड्स हो गए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, प्लस जो फिजिक्स में इस बार नया टॉपिक हुआ है एनएमआर, वो भी इसके अंदर कवर कर लिया है। तो मतलब लगभग 10-15% के जो कंटेंट है वो तो सारा का सारा इसके अंदर कवर हो चुका है। ठीक है, फिर बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के मेरे पास में मेरे खुद के नोट्स तो नहीं है, लेकिन कोई एक नोट्स हैं जो मुझे काफी अच्छे लगे, तो मैं उनको ग्रुप के अंदर बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। फिर पीछे बचते हैं अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी ये भी काफी चैलेंजिंग रहेंगे, नए सब्जेक्ट हैं। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए तो इनको कवर करना, इनका कंटेंट ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले तो किसी भी कोचिंग के अच्छे नोट्स आपके पास में है तो आप उन नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद में डेली मेंटरशिप प्रोग्राम में साइंस को अपन 4 सब्जेक्ट में कवर कर रहे हैं, मतलब 4 टेस्ट में कवर कर रहे हैं। तो डेली मेंटरशिप के साथ साथ मैं डेली मैं नेक्स्ट वीक से अपने वीडियो लेक्चर्स भी डाल रहा हूँ, तो उसके अंदर रिवीजन के रूप में या फिर बहुत ज्यादा शॉर्ट के रूप में हर सब्जेक्ट को अपन पढ़ेंगे। उस टाइम पे भी आपके बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है वो नई कवर हो जाएगी। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी में जो भी आपके पास में ऑलरेडी नोट्स हैं आप उन्हें देख सकते हैं, या फिर जो भी कोई कंसाइज बुक हो उसको भी आप देख सकते हो। जैसे दृष्टि आईएएस की बुक आती है साइंस की, वो ठीक ठाक अच्छी खासी बुक है, आप अगर यदि है तो उसको पढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है लेकिन उसके अंदर भी सारे टॉपिक कवर होते हैं, लगभग सारे टॉपिक कवर होते हैं। पिछले साल भी निर्माण आईएएस ने भी एक अपने आरएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक साइंस की बुक पब्लिश की थी, वो भी लगभग लगभग अपने साइंस का जो है कंप्लीट सिलेबस अच्छे से ऑथेंटिक रेफरेंस से जो है वो कवर करती है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो।
तो ये हो गई बात साइंस की, तो एग्रीकल्चर के नोट्स शेयर कर दिए। इसके अलावा भी अगर यदि मेरे पास में किसी भी तरह का कोई मटेरियल हुआ, इंग्लिश मीडियम के तो नोट्स हैं, वो मैं शेयर कर दूँगा। इसके अलावा कुछ भी रहा करा तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर टाइम टू टाइम जो है वो अपने मेंटरशिप या फिर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मैं शेयर करता रहूँगा। अब बात करते हैं 4th पेपर हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश को मैं मोटा-मोटी बताऊँ तो अपने 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसकी वोकैब पर, दूसरा राइटिंग पर। और दोनों का लगभग-लगभग इक्वल वेटेज है। तो मीन्स इवन साइंस अपना इंग्लिश के अंदर तो वोकैब तो केवल 20 नंबर की है, वोकैब ग्रामर। बाकी जो 60 मार्क्स का पोर्शन है वो राइटिंग का ही है। हिंदी में अभी 50 नंबर की तो वोकैब है और बाकी 70 मार्क्स का पोर्शन राइटिंग का है। तो मीन्स देखा जाए तो राइटिंग वेटेज के रूप में देखें तो अधिक जो है नंबर्स अपने कवर करती है। लेकिन हम अधिकतर फोकस किस पे करते हैं? वोकैब पर। अधिकतर समय लगता है पर्यायवाची शब्दों को याद करने में, लोकोक्ति, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावलियाँ, सिनोनिम, एंटोनिम, उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा समय खराब होता है। फिर अगर यदि अपन कोई छोटा-मोटा पैटर्न देखते हैं, पिछले 2-3 एग्ज़ाम का, तो उससे ये पता चलता है कि अधिकांश क्वेश्चन जो है वो बाहर से पूछे जाते हैं। जो भी अपन बुक्स यूजुअली पढ़ रहे हैं अपन, जैसे राघव प्रकाश हो गया, इंदिरा अशोक हो गया, चाहे कोई भी बुक है, उसमें से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, मतलब बहुत कम तो नहीं कह रहा हूँ, उसमें से लगभग-लगभग 10 से 20% क्वेश्चन तो बाहर से ही पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन या जो भी टॉपिक इस इन बुक्स में से पूछा जा रहा है, वो काफ़ी ईज़ी होते हैं, जिनको अपन आसानी से कर सकते हैं। तो 4th पेपर के लिए अपने को पहली बात तो वोकैब और राइटिंग इन दोनों पर इक्वल वेटेज देना है। ऐसा नहीं है कि अपना पूरा फोकस केवल वोकैब पर चला जाए और राइटिंग पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दें। जबकि मार्क्स की बात करें तो आपके राइटिंग के मार्क्स वोकैब से अधिक है। सेकंड, वोकैब पर बहुत अधिक फोकस नहीं करना है। अपने पास में हिंदी के लिए जो भी बुक है, जैसे राघव प्रकाश हो गया या एक और बुक आती है इंदिरा अशोक, इन दोनों में से कोई एक आप अपने किताब को ले सकते हो और उस किताब में से हिंदी की वोकैब को कवर कर लें। इसके अलावा एक बुक के अलावा कुछ भी पढ़ना अभी इस समय पर किसी भी तरीके से कोई जायज़ नहीं है। फिर हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, या तो आप इन सब के बहुत जबर स्पेशलिस्ट हो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर दिया जा सकता है। अगर यदि एक तीनों सब्जेक्ट में एवरेज पकड़ है, तो जैसे ही अगर यदि होगा कि आपने अभी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स अच्छे से कवर कर लिया है, फिर पता चला कि 2 साल तक पढ़ाई नहीं की है, तो 2 साल बाद देखोगे कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी याद नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट या तो रेगुलर टच में रहना चाहिए, रेगुलर टच में नहीं रह सकते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो केवल एक किताब पढ़नी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इन दोनों में से कुछ भी किताब पढ़ेंगे, तो 75 टू 80% क्वेश्चन तो अपने हो जाएँगे। पीछे जो बचते हैं 20 से 25%, वो किसी के भी नहीं होंगे, मतलब 90% से अधिक के अपने 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, तो उन पर अपने को बहुत अधिक ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर यदि अधिकांश के जो अपने राजस्थान के हैं इंग्लिश मीडियम के नहीं होते, या फिर जो इंग्लिश मीडियम के होते भी हैं, तो उनकी ग्रामर पे इतनी अच्छी पकड़ नहीं होती, इसलिए अपन इंग्लिश को इतना अच्छा कवर नहीं कर पाते या इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो अपने पास में जो भी कोई बुक है उसको देख सकते हैं, या फिर सबसे मेन जरूरी अपने इंपॉर्टेंट बात इंग्लिश के लिए वो है कि अपने को रेगुलर इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा। अगर यदि आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी शहर से हैं, उनके आपके पास में कोई इंग्लिश के अच्छे टीचर हैं, तो उनसे आप रेगुलर अभी 2-3 महीने आधा घंटा, 1 घंटा इंग्लिश की क्लास लेते रहें। अगर यदि अभी इंग्लिश की क्लास लेते रहोगे, तो इसके अलावा आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यदि आपके पास में कोई अच्छे टीचर नहीं है, तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे इंग्लिश का जो भी आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगे, जिस भी टीचर की इंग्लिश आपको ज़्यादा समझ में आए, तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हो। तो सबसे मेन बात इंग्लिश के अंदर हमें क्या करना चाहिए? रेगुलर रहना चाहिए। जो जोधपुर के हैं, तो उनको बता दूं अपने इंग्लिश के अंदर सुरेंद्र सर और बेनीवाल सर क्लास चला रहे हैं। सुरेंद्र, मेरा जहां तक अनुभव है, इंग्लिश में सुरेंद्र सर से बेहतर टीचर अपने जोधपुर में नहीं है। तो आप उनको बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सुबह या शाम को जब भी 1 घंटे की क्लास होती है, वो लिया, उसके बाद में आपको इंग्लिश के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। या फिर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, जो भी आपको टीचर अच्छा लग रहा है, जिसकी भी आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, उससे अपन इंग्लिश को देख सकते हैं। तो ये तो हो गया अपने कंटेंट का। अब बात करते हैं थोड़ा करंट अफेयर्स की।
करंट अफेयर्स यूजुअली पीएसआईआर अपने जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होता है और ज्योग्राफी जो अपने जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसके अंदर अपने दुनिया से कोई भी भू राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अब इसके लिए किसी भी तरह के मैगजीन को पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अभी जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो अपना करंट अफेयर्स के लिए क्या कर सकते हैं, अपना चैनल एक संसद टीवी, संसद टीवी पर शाम को अपने 2 डिबेट शो आते हैं। हिंदी पर आता है मुद्दा आपका और इंग्लिश में आता है पर्सपेक्टिव। हिंदी मीडियम वाले मुद्दा आपका को सुन सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले पर्सपेक्टिव को सुन सकते हैं। 25 से 30 मिनट का ये शो होता है। जब भी शाम के समय आप फ्री रहते हो, डिनर कर रहे हो या फिर यूजुअली कुछ भी आप ऐसे ही बैठे हो सोने से पहले, इन शो को बस देखना है। इनको देख लेने से ही आपके दिमाग में 2-4 बातें आ जाएगी। कॉन्शियसली देखना है, अनकॉन्शियसली नहीं देखना है। एक क्वेश्चन आएगा कुछ भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, तो आप सीधा कुछ 2-4 बातें आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगी और अगर यदि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर फ्रेम कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, इनको सिर्फ देखना है। इनके किसी तरह के नोट्स नहीं बनाने हैं, ना इनको रिवाइज़ करना है, क्योंकि इतना अधिक समय अपने पास में नहीं है। फिर कह रहा हूँ ये 2 शो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग पिछले दोनों आरएस के अंदर इन दोनों शो में से कुछ न कुछ क्वेश्चन आए हैं। जैसे 2021 में वन सन वन ग्रिड वाला क्वेश्चन था, जो अपने मुश्किल से 15-20 दिन पहले ही अपने पर्सपेक्टिव पर जो इसका डिस्कशन हुआ था, ठीक है? ठीक वैसे ही अपने कोई ना कोई टॉपिक चलता रहता है। करंट के आईआर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो कोई ऐसे खोद-खोद के नहीं निकाले जाते। जो बड़े-बड़े घटनाक्रम है, जैसे अभी फिलिस्तीन का इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यूक्रेन रशिया वॉर हो गया या अपने सूडान के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर चाइना का अपने हो गया इश्यू हो गया, तो इन्हीं पर ही क्वेश्चन बनेगा। तो इसके लिए कुछ भी अपना पास में 1 आधे पेज का मैटर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कहीं ज़्यादा मैगज़ीन को पढ़ना, किसी का स्टडी मटेरियल देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये 2 शो आप डेली पढ़ने की हैबिट डाल लो, देखने की हैबिट डाल लो, ये कहीं न कहीं अपने ज़रूर काम आएँगे। कुछ इश्यूज़ कंपने बात कैसे रखनी है, ये भी अपने कोई ऑथेंटिक बात कैसे रखी जा सकती है, फालतू की बातों को निकाल करके, तो वो भी अपने को इन शो से सीखने को मिलेगा। कंटेंट हो गया पूरा, अब बात करते हैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम की। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके पास में जो भी कंटेंट है, आप उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से वेरीफाई करें। जो नोट्स या जो बुक आप मेरी रेफर कर रहे हैं, उसको भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से वेरीफाई करें। अगर यदि आपको मेरे द्वारा रेफर की गई चीज़ों से बेहतर चीज़ है आपके पास में या आपके पास में कोई और बेहतर अल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो आप उसकी तरफ चले जाएँ। अदरवाइज़ जो मैं बता रहा हूँ, आप उन्हें निश्चिंत होकर के कवर कर सकते हैं। आपका स्कोर जो है, वो बाकी सब लोगों से अच्छा ही होगा या फिर ये कह दूँ, आपके पास जो कंटेंट है, वो बाकी लोगों से अच्छा ही होगा। तो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो आपको बता दूं मैंने आज शेड्यूल डाला है जो अपने 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 30 अक्टूबर को सेकंड टेस्ट है। उसके बाद से रेगुलर डेली के डेली टारगेट अपने 31 अक्टूबर से मेंटरशिप प्रोग्राम के रहेंगे। इसके अंदर जो अपने बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनका तो मैंने शेड्यूल डाल दिया है। इसमें 2 टारगेट्स देंगे, एक तो फोर्थ पेपर और सेकंड टारगेट होगा अदर सब्जेक्ट्स का। जो अदर सब्जेक्ट्स के टारगेट है वो तो मैंने फाइल में मेंशन कर दिए हैं। फोर्थ पेपर का जो टारगेट है वो वीकली टेस्ट के अकॉर्डिंग डेली के डेली आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको अदर सब्जेक्ट्स का जो टॉपिक है उसको भी पढ़ना है और फोर्थ पेपर है उसको भी डेली का डेली पढ़ना है। ठीक है, ये अपने को शुरू शुरू में हो सकता है कि आदत नहीं है कभी टारगेट के अकॉर्डिंग काम करने की, लेकिन 7-8 दिन आप करोगे तो आपकी आदत बन जाएगी और एक तरह का डिसिप्लिन आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। इससे फिर आपका सिलेबस बहुत आसानी से होगा, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो जो भी इनके दोनों पर होगा तो डेली के डेली क्वेश्चंस अपलोड होंगे। क्वेश्चंस के साथ में मॉडल आंसर्स भी अपलोड करेंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। मॉडल आंसर भी होंगे, उससे आप खुद भी सेल्फ वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर यदि आपके 2-3 स्टूडेंट्स का फ्रेंड्स का कोई सर्कल बना है तो आप एक दूसरे से भी क्रॉस चेक करवा सकते हैं। ठीक है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं बता देता हूँ। जैसे क्रिकेट के अंदर मोटा मोटी 2-3 टर्म्स होती है। एक तो होता है अपने नेट प्रैक्टिस, दूसरा होता है प्रैक्टिस मैच और तीसरा हो जाएगा अपना इंटरनेशनल मैच। इंटरनेशनल मैच तो अपना आरएस मेंस का एग्जाम है जिसके अंदर परफॉर्म करना ही है।
अगर यदि यहाँ परफॉर्म नहीं करे तो फेल हो जाएँगे। तो यहाँ पर सब सर्वाधिक प्रेशर है कि अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। सेकंड बात करते हैं प्रैक्टिस मैच की। तो जो प्रैक्टिस मैच होते हैं, वहाँ पर भी जो उसका लाइव टेलीकास्ट होता है, तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं प्रेशर रहता है कि क्या अच्छा परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमें देख रहे हैं, क्या मेरा स्कोर रहता है, कहाँ कुछ हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यूजुअली जैसे बैट्समैन सेंचुरी करने का कोशिश करेंगे, बॉलर्स होंगे बहुत अधिक विकेट लेने की कोशिश करेंगे, तो प्रैक्टिस मैच भी जो कहीं न कहीं एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो जो प्रैक्टिस मैच है वो अपनी टेस्ट सीरीज़ है। जब आप कोई टेस्ट सीरीज़ देने जाते हो तो आप फ्री माइंड नहीं जाते हो, आपका माइंड इंडिपेंडेंट नहीं होता है। हमारा कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली हमें ये सोचते रहते हैं कि हमारा स्कोर बेहतरीन होना चाहिए, जो अपनी टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसके अंदर अच्छी रैंक आनी चाहिए। इसलिए जो अपने प्रैक्टिस मैच है या फिर कह दूँ टेस्ट सीरीज़ है, वो भी हमारे ऊपर कहीं न कहीं प्रेशर को क्रिएट करती है। लेकिन जो नेट प्रैक्टिस है, ये नेट प्रैक्टिस जो है वो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। यहाँ पर हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता है। नेट प्रैक्टिस में उन्हीं बॉल्स की प्रैक्टिस की जाती है, जो हमारी कमज़ोरी है। हमें किसी को नहीं दिखाना कि कितने मार्क्स आए रहे, ठीक है ना? तो जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी कितना ही महान खिलाड़ी हो, वो इन तीनों स्टेज से गुज़रेगा। वो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेगा, यानी नेट प्रैक्टिस भी करेगा, अपने प्रैक्टिस मैच भी खेलेगा और फिर इंटरनेशनल मैच खेलेगा। तो चाहे भले ही आप टेस्ट दें, चाहे नहीं दें, लेकिन डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके लिए भी अगर यदि आप कोई अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ऑन जॉब है वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और किसी को कॉपी चेक नहीं करवा सकता है, तो उसमें भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करके आंसर लिख रहे हैं, तो 2-3 दिन बाद आप वापस नेक्स्ट डे भी खुद इवेल्युएट करें। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्या आपका आंसर बेस्ट है। जब तक आंसर बेस्ट नहीं है, तब तक उसके अंदर कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी। और अगर यदि आपके कोई कलीग्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, तो आप उनसे क्रॉस चेक करवा सकते हो। तो जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, अब जो मैंने कहा 2 टारगेट्स होगा, एक अदर सब्जेक्ट्स का होगा और एक फोर्थ पेपर का होगा। समय सीमित है, 2.5 महीने। इन्हीं 2.5 महीनों के अंदर हमें सारा सिलेबस कवर करना है, इतने टारगेट्स के अकॉर्डिंग कवर करना है, तो ये काम बड़ा हेक्टिक होगा। कभी-कभार ये लगेगा कि टारगेट्स पूरा कर नहीं पा रहे। तो इसके लिए इसमें हेल्प करने के लिए जो भी जैसे सपोज़ 31 तारीख से अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का काम प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो 30 अक्टूबर से 30 अक्टूबर से यूट्यूब पर डेली अपने लाइव क्लासेस चलेंगी, जिसके अंदर मैं नेक्स्ट डे का जो टारगेट है, उसको एक तरीके से रिवीजन के रूप में या फिर कहते हैं क्विक रिव्यू के रूप में या फिर शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको समझाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप उसको एज़ इट इज़ देख सकते हो। अगर यदि आपके टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो रखे हैं, तो आप उनके रिवीजन में हेल्प होगी। अगर यदि आपके पास में कंटेंट नहीं मिल रहा या फिर आपके नोट्स अपडेटेड नहीं है, तो भी आप उन वीडियोज़ को देख करके नोट्स अपडेट कर सकते हैं। तो ये डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या मेंटरशिप प्रोग्राम जो भी रहेगा, इसके अंदर डेली टारगेट्स देंगे। उस टारगेट्स के अकॉर्डिंग शाम को क्वेश्चंस और उसके बाद में सॉल्यूशन, और उससे एक दिन पहले जो है डेली का जो भी अपना शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग अपने जो है वो यूट्यूब पर लाइव क्लासेस चलेंगी। तो ये टोटल हो गया अपना मेंटरशिप प्रोग्राम का। और वीकेंड पर जो अपने मंडे है, मंडे की शाम को 3 से 6 टेस्ट रहेगा ही रहेगा। तो जो 5 दिन 6 दिन अपने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पूरा सिलेबस कवर किया है, उसका एक वीकली टेस्ट दे देंगे। संडे को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खत्म होती है। मंडे को सुबह से लेकर के शाम तक जो है अपने वापस रिवीजन करेंगे और शाम को वापस से टेस्ट दे देंगे। ठीक है, तो ये अपने बात हुई कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की। और फिर बात करता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे दुनिया में या फिर हमारी जिंदगी में सबसे प्रीशियस चीज है, जो सर्वाधिक कीमती है, वो समय है। समय सीमित है, इसको ना आप बढ़ा सकते हो ना कोई बढ़ा सकता है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट में किसकी तरफ ध्यान देना है, हमें मिनट मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। जब 3 महीने के अंदर इतना सारा काम करना है, इतना सारा सिलेबस करना है, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, उसकी रिवीजन करना है, सब करना है, कहीं कंटेंट कम रख रहा है तो उस कंटेंट को अच्छे से तैयार करना है, तो हमारे लिए एक एक मिनट का महत्व होना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि अच्छा ये मिनट मेरा वेस्ट नहीं जाए। ऐसा सोचने से क्या होगा, क्या हम मिनट बचा सकते हैं? ऐसा कभी संभव नहीं है। आप हर एक मिनट का कोई हिसाब नहीं रख सकते। लेकिन आप जब आपके दिमाग में, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रहेगा कि हर मिनट को बचाना है, तब कम से कम आप घंटों में समय को बचा सकोगे। जब आपको लगेगा कि 10 मिनट मुझे यहाँ वेस्ट नहीं करने हैं, तब कम से कम आप 1 घंटा तो वहाँ वेस्ट नहीं करोगे। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। एक पल का भी समय खराब नहीं करना है। जब भी सोते, बैठे, उठते, जागते, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे टीवी देख रहे हो, चाहे गॉसिप कर रहे हो, आपका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आरएस बैंक से रिलेटेड होना चाहिए।
अगर यदि आपको इसी अटेम्प्ट में इसको क्लियर करना है। सेकंड बात है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अब कंज्यूमरलिज्म है, इतना ज़्यादा जो है अपना कैपिटलिज्म हो चुका है, हर तरह की चीज़ें मार्केट में है, सबको इसी दुनिया भर की टेस्ट सीरीज है, दुनिया भर का कंटेंट है और हर कोई क्लेम करता है कि ये चीज़ मेरी बेहतर है, ठीक है? तो उस स्थिति में आप में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि इसको चूज़ करें कि इसको चूज़ करें, ठीक है? जिसे अपन डायलेमा भी कह सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कंटेंट के लिए तो मैंने आपको बताया है कि जो भी कंटेंट है उसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वेरीफाई कर लें। अगर यदि उससे क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यदि नहीं बन रहे हैं और किसी तरह के ऐसे नोट्स आपको मिल रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करते हैं, तो अपने को उनकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है? ठीक वैसे ही टेस्ट सीरीज का भी है, टेस्ट सीरीज में भी आप 1-2 टेस्ट देख लें। अगर यदि ये सबसे बेस्ट तो होगा ऑफलाइन, आपके पास में कोई ऑफलाइन सेंटर है जहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है या मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर यदि नहीं चल रहा है तो आप 1-2 टेस्ट दे करके देख लीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको ही फॉलो करना है। एक बार आपने इवैल्यूएशन कर लिया, एक बार आपने सारा का सारा एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस करने के बाद में जिस चीज़ को भी या जिस भी आपने स्कीम को या प्रोग्राम को आप चूज़ करते हो, उसके बाद में उससे डाइवर्ट मत होना। अगर यदि आप डाइवर्ट होते हैं तो फिर ये वैकेंसी आपके हाथ से चली जाएगी। और दूसरी बात, 2 नाव में पैर नहीं रखने हैं। जो भी आप कर रहे हो बस उसी पर फोकस करें। ऐसा नहीं है कि भाई आज इसका टेस्ट दूँगा, कल उसका टेस्ट दूँगा, तो ये चीज़ आपके 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। 15 दिन बाद आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर लिया है और अब आपकी ये वैकेंसी आपके हाथ से जा चुकी है। तो जो भी करना है पहले तो सोच समझ कर विश्वास करें, उसको परख लें, क्रॉस चेक कर लें। जब एक बार आप उस पे विश्वास कर लें तो आप 3 महीने के लिए आप उसी को फॉलो करें, किसी और चीज़ को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो इसी के साथ मैं अपने आज के जो कंटेंट है, आज का वीडियो यहीं खत्म होगा। नेक्स्ट मंडे से अपने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ-साथ में डेली शाम को यूट्यूब लाइव पे मिलेंगे। वहाँ पर जो भी नेक्स्ट डे का टॉपिक होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका जो रिवीजन कह लीजिए, शॉर्ट नोट्स रूप में कर लीजिए, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।